हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गिफ्ट जो है, अगर आप किसी रिलेटिव से लेते हैं या किसी नॉन रिलेटिव से यानी फ्रेंड्स वगैरह से अगर आप कोई गिफ्ट लेते हैं या किसी रिलेटिव से अगर आप कोई गिफ्ट लेते हैं तो वो कब टैक्सेबल होंगे, कब एग्जेम्प्ट होंगे, आज मैं इस वीडियो में ये डिफाइन करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लिए आपको कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट है जो रखना पड़ सकता है। जब भी आपकी स्क्रूटनी होगी तो आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसे आईटीआर में कहां दिखा सकते हैं और आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जितनी मैंने नॉलेज एक्वायर की है, जितना मैं समझ सका हूं, मैं उसके बेसिस पे आज आपको ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट लगी, आपके लिए कितनी यूजफुल रही, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर कर लेते हैं कि ये जो इनकम है, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, जो भी आपको गिफ्ट मिला है, अगर वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, उसे आप आईटीआर में कहाँ शो करेंगे, यानी कहाँ पर आप उसे दिखाएंगे। चाहे वो ITR 4 हो, ITR 2 हो या ITR 3 हो, मैं यहाँ पर सभी के डेमो एक बार आपको दिखा दूंगा कि आप इसे कहाँ पर दिखा सकते हैं अगर वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ ये जावा यूटिलिटी है ITR की, ये ITR 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 19-20 की है। यहाँ पर अभी मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मे भी फ्यूचर में जाकर फॉर्म चेंज हो तो हो सकता है जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं आगे चल के वो सारी चीजें चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो मैं बता रहा हूं, अभी आप इसे अगर समझ लेते हैं तो आगे चलकर आप खुद से भी अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप उसे कहां पर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ITR 4 की बात कर रहे हैं। अगर मानकर चलिए आपके फ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दी है, अगर मानकर चलिए किसी एक फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दी है या एक साथ 4-5 फ्रेंड्स ने मिलाकर पूरे साल में गिफ्ट दी है, यहां पर पूरे साल की हम बात करेंगे जब भी हम बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में 50,000 तक नॉन रिलेटिव से अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलती है, चाहे इन कैश, इन बैंक और इन काइंड, यानी अगर मूवेबल या इमूवेबल भी प्रॉपर्टी मिलती है, अगर उसकी वैल्यू पूरे साल में सभी को मिलाकर 50,000 तक है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, नॉन रिलेटिव की मैं बात कर रहा हूं अभी। फ्रेंड्स, जब मैं यहां पर कैश की बात कर रहा हूं तो आप कैश में, चाहे वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, उनसे 10,000 से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं एज ए गिफ्ट। अगर आप उससे ज्यादा रिसीव करना चाहते हैं तो बैंकिंग माध्यम के थ्रू आप उनसे गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं या मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन कैश के रूप में 10,000 से ज्यादा उनसे रिसीव नहीं कर सकते हैं पूरे साल में किसी एक व्यक्ति से, चाहे वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो। फ्रेंड्स, मैं यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पर जो मैंने बोला नॉन रिलेटिव से अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो 50,000 तक पूरे साल में वो एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं समझेंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति ही 50,000 का गिफ्ट दे सकता है, तो हमने अगर 10 फ्रेंड से ले लिया तो टोटल 5 लाख का हम गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं पूरे साल में। ऐसा नहीं है। ये जो 50,000 की लिमिट है यहाँ पर पर्सन वाइज डिफाइन नहीं की गई है। यहाँ पर कहा गया है पूरे साल में आप नॉन रिलेटिव से 50,000 तक ही गिफ्ट ले सकते हैं, यानी उसमें चाहे एक व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो या 20 व्यक्ति हो, सबने मिलाकर अगर आपको पूरे साल में 50,000 तक गिफ्ट दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है। उससे ज्यादा अगर आपने गिफ्ट रिसीव कर लिया है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उस सिचुएशन में पूरे के पूरे अमाउंट पर आपको टैक्स लग जाएगी, वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। जैसे सपोज कीजिए, मानकर चलिए आपके फ्रेंड ने आपको 60,000 रुपए गिफ्ट दिए, बैंक के थ्रू एज ए गिफ्ट दिए, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। वहां पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 60,000 में से 50,000 आप माइनस कर लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने नॉन रिलेटिव यानी अपने फ्रेंड से पूरे साल में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव कर लिया है, जो कि टैक्सेबल हो जाएगा इनकम टैक्स में। तो वो आप ITR 4 में कहाँ दिखा सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि ये मेरी जावा यूटिलिटी है, तो यहाँ पर इनकम डिटेल्स का टैब आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें आपको जाना होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाकर वो जो अमाउंट है पूरा का पूरा अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट कर देना होगा। और अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी फाइल करना चाहते हैं अपनी रिटर्न, तो वहां पर भी आपको इनकम डिटेल्स का इसी तरीके का टैब मिलेगा, वहां पर भी जाके आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम नीचे चले आते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आप यहाँ पर देख सकते हैं B4, यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर हम ऐड ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे नीचे में एनी अदर, आप देख सकते हैं।
उसके बाद ये मेरा डिस्क्रिप्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा, कुछ सेकंड लगते हैं ओपन होने में। उसके बाद यहाँ पर हम गिफ्ट रिसीव्ड एंटर करेंगे और अमाउंट में जितना अमाउंट आपने रिसीव किया पूरे साल में वो पूरा का पूरा अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये बॉक्स मेरा अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी नेट शायद कनेक्ट नहीं है, जिसके कारण ये ओपन नहीं हो रहा है। नेट कनेक्ट होने पर ये ओपन हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, नेट कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे ओपन होगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि जब नेट कनेक्ट होगी तभी ये डिस्क्रिप्शन का बॉक्स ओपन होगा, लेकिन ये बिना नेट के ही ओपन हो गया। मैंने लेकिन आपको बोला था कि कुछ समय लगता है इसे ओपन होने में, तो ये थोड़ा लेट हो रहा था ओपन होने में, तो मुझे लगा कि नेट के कारण नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिना नेट के ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गिफ्ट रिसीव्ड। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं कि आप जब ITR फाइल करेंगे यूटिलिटी के थ्रू तो आप अपनी नेट जरूर कनेक्ट रखेंगे। ये मत सोचिए कि बॉक्स ओपन हो गया तो मुझे नेट कनेक्ट नहीं रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वैलिडेशन के एरर्स आते हैं ये आपको तभी आते हैं जब आपकी नेट कनेक्ट होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि आपका कौन बॉक्स छूट गया है और किसमें आपको क्या डिटेल्स एंटर करनी है। ये सारी चीजें तभी होती है जब आपकी नेट कनेक्ट होती है। तो आप नेट कनेक्ट करके ही ये सारी काम करेंगे। मैं फिलहाल बिना नेट कनेक्ट किए आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज से मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में गिफ्ट रिसीव्ड एंटर कर देंगे, अमाउंट जितना आपको रिसीव हुआ है पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर मानकर चलिए मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कार वगैरह, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे बिल्डिंग या लैंड, अगर आपको गिफ्ट में रिसीव हुई है अपने नॉन रिलेटिव से, फ्रेंड्स वगैरह से, तो उसकी जो वैल्यू होगी फेयर मार्केट वैल्यू, या अगर मानकर चलिए जो स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको गिफ्ट मिला है 50,000 से कम या 50,000 तक नॉन रिलेटिव से, तो वो कहाँ दिखाना है, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिला है जो कि वो एग्जेम्प्ट होता है, जो कि इनकम टैक्स में रिलेटिव्स की जो डेफिनेशन दी गई उसमें जो जो रिलेटिव्स आते हैं, अगर आपको उनसे गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो वो सारी डिटेल्स हमें कहाँ दिखानी है, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि वो आप कहाँ दिखाएंगे, और दिखानी है भी कि नहीं दिखानी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर कोई टैक्सेबल गिफ्ट है यानी 50,000 से ज्यादा नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, तो वो आप यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इस तरीके से दिखाएंगे, एनी अदर करेंगे, गिफ्ट रिसीव लिख देंगे, उसके बाद अमाउंट यहाँ पर एंटर करके इसे सेव कर देंगे। फ्रेंड्स अभी तक हमने बात की कि जो टैक्सेबल गिफ्ट होती है उसे हमें ITR में कहाँ दिखाना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसे आप कहाँ दिखा सकते हैं, जैसा कि अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपने नॉन रिलेटिव से 50,000 से कम गिफ्ट रिसीव की है पूरे साल में, या रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव की है, तो ये सारी जो गिफ्ट होती है ये एग्जेम्प्ट होती है। तो इसे ITR में हम कहाँ दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो एग्जेम्प्ट गिफ्ट होती है उसे अगर आप ITR में रिपोर्टिंग नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन है जहां पर आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर टैक्सेबल की बात करूं तो उसकी रिपोर्टिंग तो आपको ITR में करनी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर आपको टैक्स देनी है। एग्जेम्प्ट के केस में अगर आप उसे नहीं दिखाते हैं तो जो डोनर होता है जो आपको गिफ्ट देता है तो उसकी वो कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि उसने जब आपको गिफ्ट दी तो उसकी जो पूंजी है वो कम हो जाती है। और अगर आप ITR फाइल करते हैं एज ए डोनी, अगर आप अपनी ITR पहले ही से फाइल करते हैं तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर तो आपकी रिपोर्टिंग जानी जानी है, आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी और जो देने वाला है उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी जो आपके पास जो मैनुअल कॉपी होती है जिसमें आप सारी डिटेल्स करके रखते हैं कि कहाँ से इनकम आई, कहाँ गई, कैपिटल किस में कहाँ खर्च हुआ, घर खर्च में कितना हुआ, तो ये तो एक प्रूफ होगा ही आपके पास, डॉक्यूमेंट प्रूफ। इसके अलावा आपको करना क्या है कि जो डोनर है जिसने आपको गिफ्ट दी है वो एक गिफ्ट डीड बनाएगा या कंफर्मेशन लेटर आपको देगा, वो आपको संभाल कर रखना है और उसे भी अपने पास एक कॉपी रखनी होगी। कभी भी स्कूटनी होती है आपकी या उनकी तो वहां पर वो वैलिड प्रूफ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गिफ्ट डीड है उसे प्लेन पेपर में बनाना है या उसके लिए हमें कोई स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत है, तो यहाँ पर स्टाम्प पेपर आपको लेना पड़ेगा 100 रुपए का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। उसमें आपको ये गिफ्ट डीड तैयार करनी होगी। उसमें डोनर का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी एड्रेस, पैन नंबर, वो एक टैक्स पेयर है, ये सारी चीज़ें उससे इंडिकेट करनी होगी। उसी तरीके से डोनी की भी सारी डिटेल्स इसी तरीके से इंडिकेट करनी होगी। उसके बाद वो बिना किसी के दबाव में आकर अपने स्वस्थ मन से
आपको ये गिफ्ट दे रहा है, इस तरीके की बातें लिखनी होंगी। और गिफ्ट डीड जो है अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए। ये सारी चीजें उसे अपनी इस गिफ्ट डीड में मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपकी साइन होगी, मतलब आप दोनों की साइन होगी, गिफ्ट लेने वाले की और गिफ्ट देने वाले की। उसके अलावा 2 गवाहों की साइन होगी। ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होगी, कितने की गिफ्ट दी जा रही है, किसके थ्रू दी जा रही है, ये सारी डिटेल्स वहां पर पूरी प्रॉपरली मेंटेन करके या जो भी चीजें हैं पूरी डालनी पड़ेगी गिफ्ट डीड में। तो वो आपको एक एक कॉपी दोनों को अपने पास रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कंफर्मेशन लेटर पे भी ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गिफ्ट डीड बनाने के लिए आप किसी लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ को प्रेफर कर सकते हैं, खुद से लॉ को जाके पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से और भी नॉलेज गेन हो जाए और आप उसे प्रॉपर वे में कर पाए। इसके अलावा मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो कौन से रिलेटिव हैं जो इनकम टैक्स में डिफाइन किए गए हैं कि आपको वो गिफ्ट दे सकते हैं या आप उनसे गिफ्ट ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लेने पर कब वो टैक्सेबल नहीं होता है, कब वो एग्जेम्प्ट होता है, अगर 50,000 से ज्यादा भी अमाउंट है तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एक हस्बैंड अगर एक वाइफ को, अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, मानकर चलिए उसने एफडी कर दी अपनी वाइफ के नेम से या कोई भी गिफ्ट दी, उससे अगर कोई इनकम अर्न होती है वाइफ को, मानकर चलिए एफडी कर दी, तो वहां से जो इंटरेस्ट अर्न हो रही है, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो अर्न होगी, ये जो हस्बैंड है उसके इनकम में ऐड हो जाएगी और उसे फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यानी ये क्लब हो जाएगी, सेक्शन 64 में क्लब हो जाएगी ये इनकम हस्बैंड के हेड में। लेकिन ये जो अमाउंट हस्बैंड ने दिया एज ए गिफ्ट अपनी वाइफ को, वो टैक्स फ्री रहेगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगी वाइफ के हेड में। लेकिन जो उससे इनकम अर्न होगी वो सारी हस्बैंड की इनकम में ऐड हो जाएगी और उसे फिर टैक्स देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देते हैं और उससे कोई इनकम होती है तो वो सारी की सारी इनकम आपके इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी माइनर चाइल्ड को कोई गिफ्ट देते हैं, उसके नाम से कोई एफडी करते हैं और उससे कोई इंटरेस्ट वगैरह अर्न होती है तो वो सारी की सारी इंटरेस्ट आपके इनकम में ऐड हो जाएगी और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा डॉटर इन लॉ को कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं और उससे कोई इनकम होती है तो वो भी आपके इनकम में ऐड हो जाएगी। क्लबिंग का जो प्रोविजंस है इन तीनों केसेस में अप्लाई होगा, स्पाउस, माइनर चाइल्ड और डॉटर इन लॉ के केस में। इसके अलावा अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप क्लबिंग के जो प्रोविजंस है उनको देख सकते हैं, गिफ्ट के जो प्रोविजंस है उनको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटी तौर पे सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बता दूं कि मानकर चलिए जो वाइफ को गिफ्ट दी गई है एफडी के रूप में, तो वहां पर जो वाइफ को इंटरेस्ट मिल रही है उसके ऊपर मानकर चलिए वाइफ की जो टीडीएस कट रही है, तो उस सिचुएशन में वो जो टीडीएस का रिफंड है वो कौन ले पाएगा, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो तो हस्बैंड की इनकम में ऐड हो जाएगी और फिर उसे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिफंड है ये कौन क्लेम कर सकता है? तो ये जो क्लेम करेगी ये वाइफ क्लेम कर सकती है, क्योंकि ये जो टीडीएस कटी है वो उसके पैन नंबर पे उसके नाम से कटी है। तो अगर वो रिटर्न फाइल नहीं भी करती है तो भी उसे अगर रिफंड लेनी है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ताकि वो रिफंड को क्लेम कर सके। और अगर रिफंड फाइल करती है पहले से तो वो अपनी रिफंड अपने जो आईटीआर है उसके थ्रू रिफंड क्लेम कर सकती है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड क्लेम कर लेगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि मेजर चाइल्ड के केस में अगर आप उनके नाम से कोई एफडी वगैरह करवाते हैं एज ए गिफ्ट, अगर आपने उसे दे के रखी है 18 साल से जो उम्र में बड़े हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो या बेटा हो, तो उस केस में उनके साथ गिफ्ट करने के साथ साथ आपको वहां पर जो मैंने गिफ्ट डीड की बात की वो आपको कर लेनी पड़ेगी। नहीं तो कभी स्क्रूटनी पर केस फंसने पर यह माना जाएगा कि आपने अपनी इनकम को छुपाने के लिए या इनकम को कम करने के लिए उसके नाम पे ट्रांसफर किया है, तो वो सारी की सारी इनकम आपके इनकम में ऐड हो जाएगी। तो आपको गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करके रखनी पड़ेगी। माइनर के केस में ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि आईटीआर फॉर्म में जो एग्जेम्प्ट गिफ्ट है उसे हम कहां दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना होगा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब में। यहां पर आपको नीचे में रिफ्लेक्ट हो रहा है एग्जेम्प्ट इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो देखिए फ्रेंड्स, आईटीआर 4 में और आईटीआर 1 में इसके लिए कोई स्पेशल टैब नहीं दिया गया है, जैसे कि आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में स्पेशल टैब दिया गया है ईआई नाम से एग्जेम्प्ट इनकम के लिए। तो यहां पर आईटीआर 4 और आईटीआर 1 में कोई ऐसा टैब नहीं दिया गया है। तो आईटीआर 4 में आपको ये जो आपको एग्जेम्प्ट इनकम है एज ए गिफ्ट, ये आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी होगी। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपको नीचे D20 मिल रहा है एग्जेम्प्ट इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस।
इफ एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन ₹5,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5,000 या उससे कम अगर आपको एग्जम्प्ट इनकम हो रही है एज ए गिफ्ट, तो वही आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं ITR 4 में। मानकर चलिए आपको 5,000 से ज्यादा गिफ्ट मिली है जो कि एग्जम्प्ट है, तो उस केस में आप ITR 4 फाइल नहीं करेंगे, आप फाइल करेंगे ITR 3। अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशन से अर्न कर रहे हैं इनकम और उसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आप ITR 4 फाइल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेजेंटिव इनकम होती है उसके बेसिस पे ITR 4 फाइल होती है। लेकिन अगर आपको गिफ्ट एग्जम्प्ट गिफ्ट मिली है और उसे आप ITR में दिखाना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो मैंने बता दिया कि सिर्फ कैपिटल माइनस प्लस होगी, आपके पास गिफ्ट डीड होगी, कभी भी स्क्रूटनी होगी, असेसमेंट होगी, तो वहां पर आप उसे प्रूफ कर सकते हैं और आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कैपिटल माइनस या प्लस होगी, जो डोनी है उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी और डोनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे दिखाना चाहते हैं ITR में, तो इस केस में अगर आपको 4,000 5,000 तक कोई भी गिफ्ट मिली है जो एग्जम्प्ट है, चाहे वो रिलेटिव से मिली हो या नॉन रिलेटिव से मिली हो, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 5,000 से जैसे एक्सीड होगा अमाउंट ही, इसके लिए आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ITR 3 या 5 में जाएं। लेकिन मैं बिजनेसमैन और प्रोफेशन के केस में बताऊंगा कि आपको ITR 3 में जाना होगा और वहां पर आपको एक अलग से टैब मिलेगा, एग्जम्प्टेड इनकम करके वहां पर आपको एक टैब मिलेगा। वहां पर जाकर आप ये सारी चीजें दिखा सकते हैं कि आपको गिफ्ट के रूप में चाहे रिलेटिव से हो नॉन रिलेटिव से हो इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, अगर रिलेटिव से हुआ है तो कितना भी अमाउंट रिसीव हुआ हो वो आप वहां पर जाकर दिखा सकते हैं ITR 3 में। वहां पर अमाउंट के लिए कोई आपको बाउंडेशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5,000 से ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि अगर आप ITR 4 फाइल करने की सोच रहे हैं और आप इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो 5,000 तक ही दिखा सकते हैं। अगर आप ITR 3 में जाकर उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो असेसमेंट ईयर 19-20 है, यहाँ पर अब आपको ITR 1 में ऐसा टैब नहीं मिल रहा है। इससे पहले वहां पर भी आपको ये टैब मिलता था और वहां पर भी 5,000 तक आप रिफ्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब वहां पर ये टैब हटा दिया गया है। तो उस केस में अगर आप ITR 1 फाइल करते हैं और आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ITR 2 फाइल करें और वहां पर ये सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाना कैसे मैं बता देता हूँ और मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा ITR 3 में और ITR 2 में कैसे दिखानी है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके भी मेरे पास ऑफलाइन यूटिलिटी है। यहाँ पर सबसे नीचे एनी अदर है, फिर उसके बाद ये ओपन होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, गिफ्ट रिसीव और वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे जो कि मैक्सिमम अमाउंट 5,000 तक होगा। यहाँ पर डालकर सेव कर देंगे तो फिर आपका वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगी और आपकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे ITR 3 और ITR 2 की तरफ। वहां पर कैसे इसे रिपोर्ट करना है वो मैं दिखा देता हूं। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि ये डेफिनेशंस क्या है रिलेटिव वगैरह की और किस गिफ्ट पर आपको टैक्स लगेगी नहीं लगेगी, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ITR 2 में। तो अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़कर किसी भी हेड से है और आप ITR 2 फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा, वो एग्जेम्प्ट इनकम दिखाने के लिए होम टैब में आ सकते हैं आप और यहाँ पर नीचे जाके आप इजीली वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो एरो बटन्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ, आप इस पे भी जाकर क्लिक कर करके वहां पर पहुंच सकते हैं। तो अब वो कौन सा टैब है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आप नीचे में देखिए, यहाँ पर आपको वो टैब रिफ्लेक्ट होगा EI नेम से, देख सकते हैं यहाँ पर 18 नंबर रॉ में आपको दिखाई दे रहा है, कॉलम में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है शेड्यूल EI डिटेल्स ऑफ एग्जम्प्ट इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। इसी के अलावा आप यहाँ पर एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ ऊपर में ये जो टैब्स हैं वो EI टैब आएगा, उस पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए हम इसमें डायरेक्ट यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे अदर्स है ना, आप देख सकते हैं अदर्स इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम फॉर माइनर चाइल्ड। तो यहीं पर आपको, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई टैब नहीं दिया गया है कि आप एग्जम्प्ट जो गिफ्ट है उसे आप कहाँ रिफ्लेक्ट करें, जैसे कि बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको टैब दिए गए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपको कोई अलग से टैब नहीं दिया गया है स्पेशली इसको कह के। तो इसीलिए आप इसे यहीं पर रिपोर्टिंग कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे गिफ्ट रिसीव्ड, उसके बाद यहाँ पर आप डाल देंगे अमाउंट। ITR 1 में मैंने बता दिया कि 19-20 असेसमेंट ईयर में अब आपको वहां से कॉलम हटा दिया गया है। ITR 4 में मैंने बता दिया कि वहां पर 5,000 तक ही जो आप एग्जाम गिफ्ट लेंगे, अगर उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उतनी ही कर सकते हैं। ITR 3 और ITR 2 में सेम केस है, उसमें भी आपको ITR 3 में भी एग्जाम इनकम का इसी तरीके का टैब मिलेगा, वहां पर भी जाके इसी तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोविजंस की, रूल्स की, कि क्या रूल्स हैं इनकम टैक्स के गिफ्ट के केस में।
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप 5,000 से ज्यादा गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं और आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये किस बेसिस पे बोला, जबकि मुझे कहीं लग रहा है कि ये जो मैंने जो बेसिस लिए ये गलत भी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये इस बेसिस पे बोला था कि इफ एग्रीकल्चरल इनकम इज मोर देन ₹5,000 यूज ITR 3/5। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आप ITR 3 या 5 यूज करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने इंडिकेट किया है कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो यूज करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें गिफ्ट मिला है और वो 5,000 से ज्यादा है, कितना भी अमाउंट हो, अगर रिलेटिव वगैरह से मिला है तो हम वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि अगर यहाँ पर 5,000 इसके लिए इंडिकेट किया है तो हो सकता है सभी चीजों के लिए 5,000 यहाँ पर इंडिकेट किया हो, तो हो सकता है यहाँ पर वो अमाउंट नहीं भी दिखा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको किसी लॉयर की सजेशन लेनी होगी कि अगर 5,000 से ज्यादा गिफ्ट हमें रिसीव हुआ है, चाहे रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो, तो वो क्या हम यहाँ पर एग्जेम्प्ट में यहाँ पर डाल सकते हैं ITR 4 में। क्योंकि फ्रेंड्स ITR 3 में तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां पर आपको कितना भी गिफ्ट रिसीव हुआ हो जो आप एग्जेम्प्ट में दिखाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और ITR 2 में भी आपको ऐसी कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। और रही बात ITR 1 की, तो वहां पर तो अब ये ऑप्शन ही हट चुका है। ITR 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं कंफ्यूजन में हूं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम को अगर मैं देख रहा हूं तो 5,000 की लिमिट मुझे समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ध्यान दे रहा हूं एग्रीकल्चरल इनकम पे, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम के लिए ही ये बात बोली गई हो, बाकी किसी के लिए नहीं बोली गई हो। तो इस बात पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, इसीलिए मैं आपको क्लियरली नहीं बोल सकता हूं कि आप ITR 4 यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी से सजेशन लेनी होगी। अगर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं और अपनी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं गिफ्ट की, एग्जेम्प्ट इनकम की, और वो 5,000 से ज्यादा है, तो आप एक बार सजेशन जरूर ले लें। फ्रेंड्स, अगर मैं ITR 1 की बात करूं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अब ITR 1 खोल लिया है असेसमेंट ईयर 1920 का। तो यहां पर आप देख सकते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपको वो टैब नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको वैसा कोई टैब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर्स में रिफ्लेक्ट हुआ करता था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और लॉ और प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को ये बात पता होगी कि जो गिफ्ट टैक्स है वो एबॉलिश हो चुका है, इनकम टैक्स से उसे हटाया जा चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो प्रोविजंस है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। आप किसी से गिफ्ट लेंगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगी। जो अभी तक मैंने बताया या जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें आपके ऊपर अप्लाई होंगी। सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सब आपके ऊपर अप्लाई होंगी और आपको टैक्स देना भी पड़ सकता है अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करेंगे तो। फ्रेंड्स, जैसा कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा आपके हाथ में एज ए रिसिपिएंट, और वो जो टैक्सेबल होगा वो अदर सोर्सेस में होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन ये जो डोनर है, जो देने वाला है, उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होगा, मतलब उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि किस किस कंडीशन में आपके ऊपर टैक्सेबल होगा, किस कंडीशन में आपके ऊपर एग्जम्प्ट होगा, कौन सी गिफ्ट देने पर टैक्सेबल होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे और रिलेटिव की डेफिनेशंस भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि गिफ्ट कहाँ कब जाता है। कब आप ये कह सकते हैं कि मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है। कब हम कह सकते हैं कि मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है या मैंने किसी को गिफ्ट दिया है। हम ये बात तभी कह सकते हैं जब हमने वो बिना किसी कंसिडरेशन यानी बिना किसी प्रतिफल के दिया हो। यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिना किसी कंसिडरेशन के अगर आपने दी है तो वो गिफ्ट कहलाता है। फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे लेने पर गिफ्ट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट रिफ्लेक्ट हो रही होगी स्क्रीन पर, तो मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर बॉन्ड्स, ज्वेलरी में आपको ऑर्नामेंट्स भी हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम अदर प्रीसियस मेटल भी हैं। इसके अलावा अगर मानकर चलिए किसी कपड़े के ऊपर कोई कढ़ाई की गई है ज्वेलरी की, जैसे सोने से या सिल्वर से, तो वो भी आपकी इसी में मानी जाएगी। कोई बर्तन है, फर्नीचर है, उसके ऊपर किसी तरीके की यहाँ पर यूज़ किया गया गोल्ड या सिल्वर को, तो वो भी माना जाएगा इसी में। इसके अलावा आप देख सकते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। फ्रेंड्स, इसके अलावा है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस में आपको गोल्ड सिल्वर वगैरह आ गए, जिसमें कि बिस्किट्स, गिन्नी वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि गिफ्ट को जो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एग्जेम्प्ट पार्ट, एक होता है टैक्सेबल पार्ट। तो कब गिफ्ट एग्जेम्प्ट कहा जाएगा, कब गिफ्ट टैक्सेबल कहा जाएगा, अब हम ये जानेंगे।
फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जेम्प्ट गिफ्ट कब होगा। अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट कब हो सकता है। अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया है बिना किसी कंसिडरेशन के 50,000 रुपये पूरे साल में किसी थर्ड पर्सन से, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन थर्ड पर्सन से अगर पूरे साल में 50,000 तक गिफ्ट रिसीव किया बिना किसी कंसिडरेशन के, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा अगर रिलेटिव से गिफ्ट लिया है तो वो एग्जेम्प्ट है। रिलेटिव की डेफिनेशन देखेंगे कि उसमें कौन कौन रिलेटिव कवर होते हैं। उसके बाद अगर आपने मैरिज के ओकेशन में, अगर आप एक इंडिविजुअल है, मैरिज के ओकेशन में आपने रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से जितना भी गिफ्ट लिया है वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है वो, जितना भी गिफ्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए दिखा देंगे कि मुझे 5 करोड़ रुपए गिफ्ट मिले हैं मैरिज ओकेशन में, और उससे आप वाइट कर लेंगे। अगर आप इसका इनलीगल यूज़ करेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। उसके बाद अगर आपको व्हील से कोई, आपके जो पूर्वज है, अगर उन्होंने कोई व्हील तैयार की आपके लिए और उससे कोई गिफ्ट मिला है तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अगर मान के चलिए इनहेरिटेंस की बात करूं कि जैसे किसी के पिता की डेथ हो गई और उन्होंने कोई व्हील तैयार नहीं की थी, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो लीगल सक्सेसर होते हैं, जो भी फैमिली में होते हैं, उन्हें जो वो मिल जाती है प्रॉपर्टी, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगती है। और इसके अलावा मानकर चलिए कोई व्यक्ति मर रहा है, उसने विल तैयार नहीं की है, लेकिन मरते समय, चाहे आप उसके रिलेटिव हैं या नहीं हैं, ये एक अलग बात है, मरते समय अगर आपको कुछ भी दे के जाता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो उसकी अमाउंट कितनी भी क्यों ना हो। उसके बाद अगर आपने कोई लोकल अथॉरिटी से कुछ लिया है, उन्होंने कुछ दिया है आपको, जो कि कवर होते हैं सेक्शन 1020 में, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूट से कोई फंड मिला है जो कि कवर होते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C में, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट जो कि रजिस्टर्ड है 12AA में, उनसे अगर कुछ मिला है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इसी तरीके से आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेटिव में किसे किसे डिफाइन किया गया है। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ पर स्पाउस को भी कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूं कि स्पाउस के केस में क्लबिंग का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई हो जाता है, माइनर चाइल्ड के केस में भी वो अप्लाई हो जाता है, और डॉटर ऑफ लॉ के केस में भी वो अप्लाई हो जाता है। वहाँ पर अगर आप उसे कोई गिफ्ट देते हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है उसके हेड में, लेकिन उससे होने वाली अर्निंग वो आपके हेड में टैक्सेबल हो जाती है। तो यहाँ पर स्पाउस को गिफ्ट से तो फ्री किया गया है, लेकिन क्लबिंग में उसे ऐड कर लिया गया है। इसके बाद ब्रदर और सिस्टर अगर एक दूसरे को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अगर ये किसी को गिफ्ट देते हैं आपस में तो ये भी एग्जेम्प्ट है। इसी तरीके से आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर मेंबर्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो गिफ्ट मैंने बताए जिसके ऊपर कि अगर आपको वो मिलते हैं तो वो टैक्सेबल हो सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि वो कब टैक्सेबल नहीं हो सकते, तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि वो कब कब टैक्सेबल नहीं होंगे, और रिलेटिव का भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर रिलेटिव में किसे किसे डिफाइन किया गया है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब हम चालान क्रिएट करते हैं, ये इस टॉपिक का मैटर नहीं है लेकिन फिर भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोग चालान क्रिएट करते हैं, इनकम टैक्स की जब पेमेंट करते हैं, तो हमसे कई बार रिसिप्ट जो है डाउनलोड नहीं होती है, या इसके अलावा हमसे वो गुम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो उसमें हमें जो BSR कोड वगैरह मिलता है, जो भी नंबर वगैरह मिलते हैं, उससे हम वापस से कैसे रिकवर कर सकते हैं और उससे कैसे मतलब पा सकते हैं, ताकि हम जब रिटर्न फाइल करें तो वहाँ पर हम उसे मेंशन कर सकें। तो इसके लिए आप 26AS देख सकते हैं, वो डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं जो कि आपके नॉलेज के लिए है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि किसी भी लॉ में, किसी भी लॉ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो डेफिनेशंस दी गई होती है वो सेक्शन 2 में दी गई होती है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। फ्रेंड्स, अब हम नॉन रिलेटिव के केस में एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर उनसे कोई गिफ्ट मिलता है तो वो कब टैक्सेबल हो सकता है, ताकि आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मानकर चलिए अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कोई लैंड या बिल्डिंग देता है जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए है, और आपको वो बिना किसी कंसिडरेशन के देता है, मतलब आप कोई उसे अमाउंट नहीं पे करते, एज ए गिफ्ट देता है, तो क्या वो टैक्सेबल होगी और कितनी टैक्सेबल होगी? तो वो पूरा 100% जो अमाउंट है यानी 10 लाख, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा मानकर चलिए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन आपने उसे परचेज किया 8.5 लाख रुपए में। आपने 8.5 लाख रुपए पे किए और उसमें उसे परचेज कर लिया।
1.5 लाख कम में परचेज किया है, तो ये जो 1.5 लाख की जो वेरिएंस आई है स्टाम्प ड्यूटी में और आपकी परचेजिंग रेट में, इसके ऊपर आपको टैक्स देनी पड़ जाएगी। ये 100% टैक्सेबल होगी, यानी 1.5 लाख आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई हो और कहीं कोई गलती लगी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।